क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इससे बाहर बिहार बोर्ड में फिजिक्स में कुछ नहीं रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश जो होता है वो बनता है 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन से। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए आगे देखते हैं। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु, क्या पूछ रहा है? दूर बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको दूर बिंदु याद रखना है अनंत, और निकट बिंदु बनता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु क्या है? अनंत। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन है इसमें पेट्रोलियम और कोयला। ए नंबर है पेट्रोलियम, बी नंबर है कोयला, और सी नंबर है ए बी दोनों, और डी नंबर है लकड़ी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम और कोयला, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण। पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है गोलीय दर्पण, और डी नंबर है प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म से। किसके द्वारा? प्रिज्म से। अगला है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी भी धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन में जोड़ा जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला यूज करिएगा। तो उसको निकालिएगा तो आपको विद्युत धारा का मान जो है आपका निकलेगा 0.4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। देखिए कि आप बताते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक, अब बोल रहा है कि कूलम, तो सी क्यू बराबर दिया है कितना? 120 कूलम। तो कितना विद्युत धारा? विद्युत धारा बराबर पढ़े हैं कि आई बराबर क्यू बाय टी। तो 120 दिया है और 60 सेकेंड, इसको कैंसिल कीजिएगा तो आएगा 2। तो विद्युत धारा कितना एम्पियर आएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल जो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यानी प्लस माइनस नहीं होता है? ए नंबर है एमीटर, बी नंबर वोल्ट मीटर, सी नंबर कुंडली, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखते हैं। ए नंबर है वोल्ट, बी नंबर है कूलम, सी नंबर है वाट, डी नंबर है एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर आप पूछ रहे हैं किसी चालक के छोर के बीच का विभवांतर भी
प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। तो आप पढ़े हैं कि V इक्वल टू होता है I R। V इक्वल टू क्या होता है? I पढ़े हैं V इक्वल टू क्या होता है? I R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। अब देखिए मिले R बराबर यहाँ क्या है? VI, ये तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ R बराबर I बटे V, ये नहीं होगा। यहाँ R बराबर V बटे I, तो ये होगा। R बराबर VI नहीं होता है, तो ये भी। तो ऑप्शन इसका C करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट जो होता है ये होता है, क्या करता है? धारा के परिमाण में, इस तरह का होता है यंत्र, ये धारा के परिमाण में क्या करता है? या तो वृद्धि करता है, या तो बढ़ाएगा, या तो घटाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में है? ए नंबर है धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी। सी नंबर है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन इसका सी नंबर होगा, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। इसमें ओम का नियम क्या होता है कि V बराबर आई आर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस में है? ए में है, V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है। कौन से प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। देखिए ऑप्शन किस में है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये नहीं होगा। बी नंबर में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा। सी नंबर है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, जैसे हो गया कि हवा हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, सभी माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब सभी माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन है समान होता है, बी नंबर में है भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है। अगला है 20 नंबर, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। कोई भी परिपथ है जो कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे? ऊष्मा में। देखिए ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी है धारा, और सी नंबर है विभवांतर, और डी नंबर है शक्ति। तो आप जानते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए धारा किसी चालक तार से प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो, और विभवांतर क्या करते हैं? दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, और शक्ति किसी चीज़ का शक्ति नापना, और प्रतिरोध इस तरह का होता है इसका संकेत। तो ये क्या करता है? ये जो करता है विद्युत धारा, ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा में बदल देता है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे विद्युत धारा पास होता है, तो पास होने के कारण ये गर्म होता है, जिस कारण किसमें बदल देता है? ऊष्मा ऊर्जा में। तो कौन बदलता है? प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 21 नंबर कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः हम किसका उपयोग करते हैं? देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए में इस्पात का, बी में नरम लोहा का, सी में पीतल का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नरम लोहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी छड़ चुंबक के, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बोल रहा है कि चुंबक, जैसे मान लीजिए चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है,
हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल मिलता है, लेकिन बोल रहा है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो साउथ पोल से क्या होगा, नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होगा। तो देखिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पर अगला 23 नंबर है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। तो ये तीनों है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, ये तीनों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है फैराडे, बी है ऑस्टेड, सी है एम्पियर, डी है बोर। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का खोज किया है ऑस्टेड ने। अगर यहीं पे रहता विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे फैराडे। किसने किए थे, फैराडे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव रहा तो ऑस्टेड, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहा तो कौन है, फैराडे। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप। 25 नंबर कहता है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो दूर जैसे मान लीजिए कि कोई भी दर्पण है, ये ले लिए अवतल, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, दोनों दर्पण हो गया। अब दोनों दर्पण में क्या होता है कि जैसे दूर रखा हुआ है तो बोल रहा है कि सीधा प्रतीत होता है, तो दोनों दर्पण से जैसे जाता है तो दोनों दर्पण में क्या होता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो या तो देखिए क्या है, सॉरी, एक हम समतल ले लेते हैं, एक ये अवतल, ये उत्तल हो गया। अब देखिए ऑप्शन क्या है, केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, नहीं। तो ये हमेशा प्राप्त किससे होगा कि समतल और उत्तल से। किससे प्राप्त होगा, समतल या उत्तल से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो आपने चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा भारतीय वन में पढ़े होंगे कि P बराबर हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला प्रूव किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए I² R भी आया था, ये सही है, I² R भी आया था और VI भी आया था, V²/R भी आया था, लेकिन IR² नहीं आया था। तो ऑप्शन करेक्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 हो गया, 27 नंबर। चलिए 27 नंबर है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। कोई भी चालक तार है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो गतिशील कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई चालक तार है और ये पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चालक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे कोई धनावेशित कण ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया चुंबक और यहाँ पे कोई धनावेशित कण ले ली, तो बोल रहा है कि उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। तो ऊपर की ओर प्रक्षेपित हो गया तो नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे चला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो मतलब ऊपरमुखी। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व की ओर, ऑप्शन सी अधोमुखी, ऑप्शन डी ऊपरमुखी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऊपरमुखी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है।
तो मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। देखिए ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक है, चुंबक पर जो बल लगता है उसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ऑप्शन बी है ओम के नियम, ऑप्शन सी है मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका तो बल की दिशा ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो कोई भी युक्ति है द्विक परिवर्तन का कार्य जो करता है वो करता है, द्विक परिवर्तन मतलब परिवर्तित, परिवर्तित किस में होता है, विद्युत जनित्र में। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी है मोटर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, जनित्र, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित। ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत धारा पर, ऑप्शन सी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है। तो आपको उसके ऑप्शन 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि जनित्र है तो वो यांत्रिक ऊर्जा, एक यंत्र है, ये किस ऊर्जा में बदलता है, एक ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। पीछे आपको बताया गया था कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, लेकिन डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत आवृत्ति है कितना हर्ट्ज है। ऑप्शन ए है 80 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 70 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पादित होती है कितनी आवृत्ति, 50 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज, 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो आप पढ़े होंगे कि दृष्टि दोष, दृष्टि दोष 3 प्रकार, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे निकट दृष्टि। और कहता है इसमें जो वस्तु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता, तो दूर की दृष्टि दोष कहता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए तो ऑप्शन ए में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। देखिए ऑप्शन इसका दिया है फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या चीज़, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तार आता है। कितने तार, 3 तार, ठीक है। एक को मेंस बोलते हैं जो लाल होता है, एक जो रिवर्स होता है वो हरा होता है, और ये जो होता है उदासीन उस तार होता है काला। किस कलर का,
काला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि याद रखिएगा एक ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक याद रखिएगा। अनि उदो, मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस किस दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। उ मतलब उत्तल लेंस, दू मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि। तो निकट में कौन सा लेंस? अवतल। अनि निकट अवतल लेंस, उदु दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो ये दोनों लेंस, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों लेंस का बोल रहा प्रयोग किया जाता है, तो उस जो होता है वो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। किसमें? जरा दृष्टि दोष में। चलिए अगला है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है 0.36 इंटू 10⁻10 जूल। बी नंबर है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। सी नंबर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। और क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये था 14 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो एक होता है लघु पथन, एक होता है लघु पथन और एक होता है अतिभारण। तो अतिभारण के समय जो होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन लघु पथन के समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अतिभारण में कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वो अतिभारण में क्या होगा? परिवर्तित नहीं होता है। लघु पथन में बहुत अधिक मान बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें सभी में। तो स्विच जो लगाए जाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं। किसमें? गर्म तार में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो ये आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये वृत्ताकार सीमा हो गया और इसका व्यास क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बोला निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इनमें से लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। तो कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। नाभिकीय संलयन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन बिल्कुल नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा जीवाश्म ईंधन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बोल है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अगला है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है कोयला। तो बोल रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु कोई भी लेंस लिए और अपवर्तित होने के बाद निकलता है, वो निकलता है फोकस से। कहाँ से निकलता है? फोकस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी होगा। 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 50 कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है धूप वाले दिन, ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी है गर्म दिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल का तापक उपयोग हम बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग ऑप्शन ए है भारी वाहनों, ऑप्शन बी है रेल इंजनों में, ऑप्शन सी है विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो वाहन में ही होता ही है। रेल इंजन पहले कोयला से चलता था, फिर मध्य में क्या हुआ, चलने लगा डीजल से। फिर विद्युत उत्पादन करने में हम लोग जैसे विद्युत जनित हो गया, उसमें हम लोग डीजल का उपयोग करते हैं। तो मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो ऑप्शन इसमें जीवाश्म ईंधन सी यानी प्राकृतिक गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है पूछ रहा है इसमें। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन पीछे था, यहाँ बोल रहे जीव द्रव्यमान एक जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, पूछ रहा है कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी था 46 नंबर। और वही क्वेश्चन फिर से आया यहाँ की जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो सेम क्वेश्चन आया। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, कोयला, लकड़ी, पानी, कोयला। तो इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया है। यहाँ पे सूर्य होना चाहिए, या ऑप्शन डी में सूर्य होना चाहिए। अगर सूर्य होता तो ऑप्शन इसका सूर्य होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सूर्य नहीं दिया गया। यहाँ पे दोनों जगह क्या कर दिया गया है, कोयला। यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी कोयला है, और डी नंबर भी कोयला है। तो अगर सूर्य नहीं है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर सूर्य रहता, इसका ऑप्शन क्या होता, सूर्य होता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो जब अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो वस्तु को रखते हैं हम वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग धैर्य को व्यक्त करते हैं हम लोग मीटर में। किसमें? मीटर में। अगला पूछ रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन है 220 वोल्ट प्रतिशत धारा, 12 वोल्ट प्रतिशत धारा, और सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी नंबर है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो घरों में जो विद्युत आपूर्ति होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा
आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु में बस थोड़ा सा कम होता है, तो दोनों का हम लोग निकालते हैं तो प्रकाश की चाल जो होता है वो दोनों का लगभग क्या होता है? समान होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। चाहे तालाब पूछे कि तालाब में पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, गहराई कम प्रतीत होता है, तो इसका कारण है अपवर्तन। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु काल्पनिक बनता है। कब बनता है? जब वस्तु को रखते कहाँ? फोकस और लेंस के दोनों के बीच रखते हैं, तब जाके बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनता है? काल्पनिक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 61 नंबर है। 61 नंबर है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है? तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो जल जो रहता है स्थितिज ऊर्जा में रहता है। जैसे इसको किया जाता है तब बदलता है वो विद्युत ऊर्जा में। तो जल किस ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कोई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, कहते हैं ऑप्शन ए है कांच की ढलान, और बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो बना सकता है उत्तल लेंस। कौन? उत्तल लेंस। अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक। फोटोग्राफी कैमरा हो चाहे आँख हो, सब में जो रहता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो कहाँ बनता है? रेटिना परितारिका पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, बी नंबर उत्तल लेंस की तरह, सी नंबर समतल दर्पण की तरह, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आँख का व्यवहार, हम लोग की आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। किस लेंस की तरह व्यवहार करता है आँख? उत्तल लेंस की तरह। अगला है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको नेत्र का चित्र बना करके दिखाया गया था। तो ये जो होता है परितारिका, ठीक है, तो वो नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। कौन करता है? परितारिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। बड़ा तो नहीं बनता है, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता। अगला है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ये भी गलत है। काल्पनिक नहीं बनता है और सीधा नहीं बनता है, छोटा तो बनता है। सी नंबर है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। काल्पनिक नहीं बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता। डी नंबर है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। डी नंबर करेक्ट है। वास्तविक बनता है नेत्र पे, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। उल्टा बनता है लेकिन उसको मस्तिष्क क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए।
अगला है 68 नंबर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अभी आपको बताया गया था ट्रिक कि अनि उदो, ठीक है। तो बोल रहा है दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण झुकाव अधिक होता है? तो आप देखे होंगे कि प्रिज्म होगी और प्रिज्म से जैसे ही गुजरता है तो सबसे नीचे जो रहता है कौन सा रंग? बैगनी। तो किसका झुकाव सबसे अधिक है? बैगनी। तो ऑप्शन डी 69 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है प्रिज्म। कांच की सिल्ली का प्रयोग नहीं करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका 70 ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस बार उम्मीद है कि फिजिक्स से यही क्वेश्चन आने वाले। पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसका आंसर भी बहुत जल्द मिल जाएगा। इसका आंसर एक वीडियो लेक्चर में डाला गया है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों? इसका भी आंसर डाला गया है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? इसका नहीं मिला है, इसका आप मिल जाएगा। जैसे कि उत्तल लेंस हो गया और उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 पे रखा दिया जाए यहाँ पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसको करके आपको दिखाया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? यह आपका तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। आप अच्छे से इसका आंसर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब जो होता है, जैसे ये विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं? तो इसका आंसर हम बता देते हैं। विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगर ये टंगस्टन फिलामेंट हवा की संपर्क में आए तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ऑक्सीकृत होकर के क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। भंगुर हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा? फिलामेंट टूट जाएगा। तो इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आप याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और फिलामेंट अगर हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के भंगुर हो जाएगा जिसके कारण ये टूट जाएगा। इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, जैसे कि ये चुंबक हो गया, यहाँ से निकलने के बाद दोनों एक दूसरे को बगल से जाता है लेकिन प्रतिच्छेद मतलब काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता है? तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम लिखें। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में दक्षिणी हस्त नाम किसके था? फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम का अंगूठा का नियम लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? हम लोग घर में ये वायरिंग करते हैं तो उसमें श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते, समांतर क्रम का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में जैसे कि मान लिया जाए कि एक बल्ब को यहाँ जोड़ा गया, एक यहाँ जोड़ा गया, अगर श्रेणी क्रम में एक स्विच यहाँ लगाते हैं और स्विच एक दबाते हैं तो ये दोनों बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन
समांतर क्रम में क्या होता है, अगर हम चाहे एक बल्ब यहाँ है एक बल्ब यहाँ है, अगर इस बल्ब को बंद करना चाहे तो यही बल्ब बंद होगा एक उपकरण से, लेकिन ये बल्ब बंद नहीं होगा। इसी कारण क्या करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये याद रखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगला है जीवाश्म ईंधन की हानि को लिखे। ये सब आंसर आपको क्लास में कराया गया था, तो आप सबका आंसर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर किसी को ये पास आंसर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। जैसे वैकल्पिक स्रोत की मतलब हो गया कि जैसे हो गया कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसका लगातार उपयोग करते हैं तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जो कि अनवीकरणीय है। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। अगला 16 नंबर है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत क्या है। अगला 17 नंबर है, भूसंपर्क तार क्या है, इसका कार्य क्या है। भूसंपर्क तार क्या होता है, जो घरों में लगाया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता को लिखिए। फ्यूज तार की कितनी विशेषता, 3 विशेषता पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कोई चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांतरिक परावर्तन से आप, ये पीछे भी था तो आप कर लीजिएगा। अगला कहता है, रेलवे का सिग्नल लाल क्यों दिया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि लाल दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब विचलित इधर उधर किसी कारण से टकराने के बाद इधर उधर ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये धुंध या कुहासे में भी दिखाई पड़ता है, इसलिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, ये आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता से आप किसी क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है। पानी की सतह पर ये बता देते हैं, जैसे कि प्रकाश किरण विरल माध्यम, इसको कहते हैं विरल माध्यम, इसको सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, जिसके कारण पानी की सतह पर रखा हुआ छड़ी क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन 25। उम्मीद है कि इसी में से 4 क्वेश्चन आपको, 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन इसमें से आपका जवाब देना होगा। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो आप ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रख सकते हैं। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखे, आमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें, मतलब सत्यापन करें। तो ओम के नियम को लिखेंगे, जिसको हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, ओम का नियम, जो इस साल 2024 के लिए 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली ये है ओम का नियम, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बार 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगभग, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। ओम के नियम को लिखे, आमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। सचित्र स्पष्ट करें, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गिरता है तो अपने आप 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चित्र दिखाना है तो आप इस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ इस प्रकार दिखाएंगे, यहाँ से प्रकाश किरण जाता है, जाने के बाद क्या होता है, ये यहाँ जाता है और ये भी कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वै जा नी ह पी ना
ला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। विभक्त वलय का क्या महत्व है। विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। विभक्त वलय का क्या महत्व है, लिखें। तो इसका विद्युत मोटर किसे कहते हैं, आपने देखा ऑब्जेक्टिव में भी, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। और इसके सिद्धांत लिखना है, इसका क्रियाविधि और चित्र बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न वाहनों के लिए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो 3 मान लेना है और तीनों मान के लिए क्या करना है, आपको व्यंजक प्राप्त करना है। कि श्रेणी क्रम जैसे ये हो गया, 3 जुड़ा हुआ है, R1, R2, R3, ये 3 जुड़ा हुआ है। तो प्राप्त करना है RS = R1 + R2 + R3, ये प्राप्त करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 दृष्टि दोष का वर्णन करें। ये भी 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चन इस बार। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चन। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 दृष्टि दोष का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से यहाँ तक आंसर तैयार कीजिए। अगर आंसर में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे थॉट्स दिया गया है, कहता है जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा परिश्रम अभी आप कीजिएगा, सहन कीजिएगा, कष्ट कीजिएगा, तो अब आगे 2 मंथ के बाद आप क्या कीजिएगा, वो खिल जाइएगा। अगर आप सहन नहीं कीजिएगा तो आप वो जिस पौधे, ये जो पौधे हैं क्या होंगे, जो जिसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो ज़्यादा सुकुमार होते हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो 2 मंथ के बाद आप अपने दोस्त को देखिएगा अच्छी रिजल्ट बना रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके घर वाले पाप पे। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 मंथ तक आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अभी आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है क्लास 10th के लिए, जो कि ये 1 मंथ बहुत काफ़ी होता है आप लोगों के लिए। और रिवाइज का टाइम है, आप रिवाइज कीजिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग डेली आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे आपके लिए, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव। चलिए कल फिर मिलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ। अगला देखिए दिया गया, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे की सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। इच्छा, तो प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना नहीं, प्रत्येक बच्चे को सीखना चाहिए कि ज़िंदगी होता क्या है, हमको ज़िंदगी क्यों मिला है, ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी का क्या मकसद है, इसका मतलब जानना, इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह कहता है उच्चतम शिक्षा वह है जो केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य से बिठाती है। उच्चतम शिक्षा जैसे मान लिया जाए हमने PhD कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसके अस्तित्व के साथ सामंजस्य बैठता है कि नहीं बैठता है, मतलब कि आप उसके साथ सही ढंग से जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त है या नहीं है, तो आपका ये PhD भी बेकार है। तो उम्मीद कीजिए जितना ही शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप एक अस्तित्व के साथ सामंजस्य के साथ अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, ताकि दूसरे को आप बता सकें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।